हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीके जीएस ट्रिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का जो बुक है एडुटेरिया का, उसका हम लोग दूसरा पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कण्व वंश से। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे, ठीक ना, अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश का था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश की अंत कर दिया था। नेक्स्ट, कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम क्या है? हिंद यूनानी सबसे पहले आए, तब शक आए, तब पहलव आए, तब कुषाण, सबसे लास्ट में कुषाण आए थे। कुषाण चीन के यूची या तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण यूची या तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफेसिस था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क हुआ। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वंश कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। इसके बाद गुप्त वंश हम लोग देखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच हुआ 280 से 320। वह गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था। घटोत्कच महाराजा की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। उसके बाद है कि समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्मिथ के द्वारा, V.A. स्मिथ इसका पूरा नाम है, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आपका है कि समुद्रगुप्त ने अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। उसके बाद है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त कौन सा धर्म मानता था? वैष्णव धर्म मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिला है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है। समुद्रगुप्त के बाद कौन बना है? रामगुप्त 375 ईस्वी में बना है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा
घोषित कर देता है। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? रामगुप्त। तब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का पराजित किया था 389 ईस्वी में। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी कुबेरनाग से विवाह किया था। फिर कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। नेक्स्ट आपका रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। 399 से 1414 तक रहा था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को का जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, छपनक और भरूची। उसके बाद आए थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त 415 ईस्वी में शासक बना था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था हुनों को। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुन को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया है हुनों को। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है। शक्रादित्य भी कहा जाता है स्कंदगुप्त को। उसके बाद है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त हुआ और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। उसके बाद आपका आते हैं आगे। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है। कौन स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है गुप्त काल को? वी.ए. स्मिथ। पाल वंश अब हम लोग देखेंगे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपका बिहार शरीफ में हो जाएगा। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में है का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। सोमपुर महाविहार कहाँ पर है? बांग्लादेश में। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हो गया था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तथा प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसके कुछ समय के लिए कनौज पर अधिकार किया था। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी।
देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि शासन किए थे। पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिटपाल इस कला का प्रवर्तक माने जाते हैं। पाल कला का प्रवर्तक कौन माना जाता है? धीमन और बिटपाल। धीमन और बिटपाल। उसके बाद है प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक एवं उसकी राजधानी। बिहारत वंश का राजधानी है आपका गिरिव्रज राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार, गिरिव्रज और राजगिरी। उदयन राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वैशाली। कालाशोक पाटलिपुत्र। कालाशोक पाटलिपुत्र। नंदवंश पाटलिपुत्र। मौर्यवंश पाटलिपुत्र। कुषाण पुरुषपुर और मथुरा। गुप्तवंश पाटलिपुत्र। पालवंश मुंगेर। पालवंश मुंगेर। ठीक ना। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य और शास्त्र कौटिल्य राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धचरित अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा ये लिखा गया है। शून्यवाद का सिद्धांत इसकी विशेषता है। प्रज्ञा पारमिता साहित्य है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। शून्य का सिद्धांत इसमें दिया गया है। सुयुकी होएंगसांग के द्वारा लिखा गया है। भारत की यात्रा विवरण है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मौर्य साम्राज्य का विवरण। मिलिंद पिन्हो, नागसेन, बैक्टीरियन शासक मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण। ललित विस्तार। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। महावंश जो था श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है इसमें। और ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। जातक कथाएं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं जातक कथा में। मध्यकालीन बिहार का इतिहास अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। देखिए इसमें आपका है तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय शासन में कर्नाट वंश, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी और सिख धर्म, ये सभी आते हैं मध्यकाल में। तुर्क शासन में बिहार, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की यदि बात करें की स्थापना वो का श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक ना, गुलाम था उसका। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी 1198 ईस्वी में। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसके बाद उसने 1203 से 4 में नदियाँ बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का जो शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। लखनऊती को राजधानी बनाया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी, ठीक ना। अली मर्दान के द्वारा बख्तियार की हत्या कर दी गई थी, अली मर्दान के द्वारा। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। स्थानीय वंश था वहाँ पर कर्नाट वंश। उत्तर भारत में मिथिला के कर्नाट वंश की हम लोग यदि बात करें तो पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव था। कर्नाट वंश की राजधानी सिमराव गढ़ थी, जो वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है।
बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक था नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की है। उसके बाद नेक्स्ट है समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का, ये तो हो गया है, ठीक है। समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 1325 क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका सल्तनत काल में बिहार की हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर संघर्ष होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने बिहार का अभियान किया, ठीक ना, उसने बिहार का अभियान किया था। उसने 1225 में बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था, 1225 में। उसके बाद है कि परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय समाप्त हो गया था। यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय समाप्त हो गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तान का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के समय बिहार आया था। फिरोज शाह तुगलक 1359 ईस्वी में पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पटना और गया से फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बाया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार नाम का उल्लेख किया गया है। मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार का उल्लेख किया गया है, जो 13वीं शताब्दी के मध्य में रचित है। उसके बाद आपका सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी किया था दरिया खान नुहानी को। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हो गया था। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता हसन खां थे, जो सासाराम के जगीरदार थे। शेर शाह का जन्म बचपन का नाम फरीद था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1534 ईस्वी में हुई थी। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की
उपाधि धारण की थी। शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी? 1539 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना किया था। 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था। 1541 में पटना का क्या बनाया? दुर्ग बनवाया था। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया गया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़े दाऊदी में मिलती है, ठीक ना, तारीख़े दाऊदी में मिलती है। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था। उसके बाद शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मरवाड़ विजय किया था। शेर शाह ने 1543 में रायसीना बोल सकते हैं, 1544 में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी वहीं पर। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने उसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपना लिया था। शेर शाह का सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार, डाक व्यवस्था, फिर आपका सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबाड़ एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया था। मुगल काल में बिहार। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया और अकबर के समय राजा मान सिंह का बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बनाया गया था, ठीक ना। प्रांतपति किसको बनाया गया था? मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 ईस्वी तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। इसके बाद वह पद केवल राजकुमारी को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक किया था। 1713 ईस्वी में वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। कौन था? फर्रुखसियर।
सालम द्वितीय जो का विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। सालम द्वितीय का भी पटना में हुआ था और फर्रुखसिंह पहला था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना था मुर्शीद कुली खां के बाद। उसके बाद अलीवर्दी खां ने गिरिया के 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया था। कौन? अलीवर्दी खां। उसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को स्थायी बना दिया था। कौन? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। उसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर के अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। तब मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। उसके बाद सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा किया था। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा किया था गुरु नानक ने। ठीक ना। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद है आपका कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। इसका निर्माण महाराणा रंजीत सिंह ने करवाया था। ठीक ना। अब हम लोग आधुनिक भारत कल स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।